अपने रूल की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल किससे रिलेटेड है? इफ़ या वेदर से। अब हम जानते हैं इफ़ और वेदर के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब जैसे इफ़ बात करते हैं पहले वेदर की। अब वेदर के लिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वेदर हमेशा किसको फॉलो करता है? और को। इसका मतलब वेदर की पेयरिंग किसके साथ है? और के साथ है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो इस टाइप से बनता है कि यहाँ पे पेयरिंग वाला एरर दे सकते हैं, ठीक है, कि वेदर के साथ किसी और कंजक्शन को यूज़ कर लिया जाएगा तो एक किस तरीके का हो जाएगा। और दूसरा यूज़ इसका क्या है? तो वेदर को यूज़ किया जाता है डाउट को शो करने के लिए। जिस सेंटेंस में हम संदेह या डाउट को शो करना चाहते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वेदर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके दो यूज़ देखे कि वेदर अगर दो उसको नाउन चाहिए तो वेदर की पेयरिंग किसके साथ होती है? और के साथ। तो ये सिर्फ और के साथ ही यूज़ किया जाएगा। या फिर डाउट बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? वेदर को यूज़ करते हैं। इसी तरह इफ़ को आप देखेंगे तो इफ़ को यूज़ किया जाता है या तो डाउट के लिए, कंडीशन के लिए और इमेजिन के लिए, इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे इफ़ के आप देखेंगे बहुत सारे यूज़ हैं। डाउट के केस में भी हम क्या, अगर हमें किसी सेंटेंस में डाउट को शो करना होता है तो वहाँ हम इफ़ यूज़ कर सकते हैं। या कोई कंडीशन बतानी है तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं? इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर इमेजिनेशन की बात होगी तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों की क्या है, काफ़ी सारे रूल्स देखे, काफ़ी सारे यूजेस देखे। यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके हर यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउट के बारे में। अब आप देखेंगे कि वेदर और इफ़ दोनों ही यूज़ किया जा रहा है किस पर्पज़ से? डाउट के पर्पज़ से। तो डाउट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हमें कोई डाउट होगा, जो सेंटेंस कही गई है, जो बात कही गई है, हो सकता है वो हो सकता है वो ना हो, ठीक है, श्योरिटी नहीं है, जहाँ पे हम उस चीज़ को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसी वाले रूल को देखेंगे, किस चीज़ को। तो सबसे पहले डाउट वाले केस को देखते हैं। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल हमें गिवन है। यहाँ पे इफ़ दे रखा है, वेदर दे रखा है। यहाँ पे हम इफ़ और वेदर के यूजेस को समझ रहे हैं सिर्फ डाउट के पर्पज़ से, कि अगर मुझे सेंटेंस में क्या दिखाना है, डाउट शो करना है, तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि इफ़ और जो वेदर है इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों ही क्या होते हैं? सेम तरीके के। आप चाहे डाउट बताने के लिए इफ़ यूज़ कर ले या वेदर यूज़ कर ले, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन डिफरेंस आता है वो सिर्फ एक चीज़ पे आता है, और वो एक चीज़ क्या है? इसका पेयरिंग। अगर मान लीजिए सेंटेंस के अंदर और यूज़ कर लिया गया तो हम जानते हैं और की पेयरिंग सिर्फ वेदर के साथ होती है, तो वहाँ पे हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि हमें वेदर यूज़ करना पड़ जाएगा। वरना आप इफ़ यूज़ कर ले या वेदर यूज़ कर ले, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक ही डिफरेंस है इनके बीच में। बाकी डाउट बताने के लिए आप इफ़ या वेदर किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में और यूज़ कर लिया गया तो वहाँ पे आपके पास कंपल्शन हो जाता है कि आपको फिर वेदर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इफ़ यूज़ किया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट गिवन है, आई डू नॉट नो इफ़ वेदर शी लव मी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो डाउट बताया जा रहा है कि उसे नहीं पता कि वो उसे प्यार करती भी है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या है? इफ़ और वेदर आप क्या यूज़ करेंगे? तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ करेंगे, दोनों ठीक है। अगर आप इफ़ लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो भी ठीक हो जाएगा, वेदर लगा के करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों ही कैटेगरी है आपके पास। चाहे आप इफ़ लगाएं तो भी ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे वेदर यूज़ करें तो वो भी तभी भी क्या हो जाएगा? सेंटेंस यूज़ हो जाएगा। ठीक हो जाएगा दोनों केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ और वेदर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट इससे जो नीचे वाला एग्जांपल है आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यूज़ किया गया है आई डू नॉट नो इफ़ वेदर शी लव मी और नॉट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अगर सेंटेंस हमारा यहीं पे लव मी तक ख़त्म हो गया होता ना तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम चाहे इफ़ यूज़ करते या वेदर, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस होता वो ठीक होता। लेकिन आप देखेंगे इसके आगे यूज़ कर दिया गया है और हम जानते हैं कि और की पेयरिंग सिर्फ वेदर के साथ होती है। तो इस केस में हमारे पास कंपल्शन हो गया कि हमें क्या है? वेदर को ही यूज़ करना पड़ेगा और इफ़ को नहीं कर सकते। अगर आप इफ़ लगा के सेंटेंस को बना देते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आएंगी, दोनों यूज़ इसके समझ में आए होंगे। तो इफ़ और वेदर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं डाउट बताने के लिए। और यहाँ पे कोई भी अलग से कोई और रूल्स भी यहाँ पे काम नहीं करते कि आप इफ़ और वेदर के केस में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, सेम सेंस देंगे वो। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर और आ जाएगा तो हम जानते हैं कि और की पेयरिंग सिर्फ वेदर के साथ होती है। तो ऐसे केस में हमारे पास कंपल्शन हो जाता है कि हमें वेदर यूज़ करना है, ना कि इफ़। तो वहाँ पे अगर आप इफ़ यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने देखा है इसका पहला रूल।
जो कि हमें क्या बता के गया, डाउट के बारे में बता के गया कि अगर आप इफ़ यूज़ कर रहे हैं या वेदर यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में हम किस तरीके से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अगर इस पहले रूल में या पहले इसके फॉर्मेशन में आपको कोई वो नहीं है, तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट चीज़ था, आपको समझ में आया डाउट का केस। ठीक है, कि डाउट का अगर केस होगा तो वहाँ पे आप इफ़ यूज़ करें या वेदर यूज़ करें, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन अगर आप वहाँ पे सेंटेंस में और गिवन है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ वेदर यूज़ करना पड़ जाएगा, क्योंकि इफ़ की पेयरिंग और के साथ नहीं होती है, सिर्फ वेदर की पेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये तो हमने पहला यूज़ पढ़ लिया इसका। वेदर के बारे में तो आप अच्छे से जान पाए। इफ़ के केस में हमने एक बात समझी, एक यूज़ इसका समझा, वो क्या था, डाउट का। अब बात करते हैं कंडीशन की, और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं इस पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब कंडीशनल सब्जेक्ट, कंडीशनल केस को। लेकिन कंडीशनल को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि कंडीशन होता क्या है। ठीक है, कई जगह पे हम नॉर्मल सेंटेंस को भी क्या समझ लेते हैं, कंडीशन समझ लेते हैं। ज़्यादातर बच्चों को यही पहचानते हैं कि जहाँ भी इफ़ और वेदर जैसी चीज़ें आ रही हैं या स्पेशली इफ़ आ रहा है तो हम उसे संदेह की नज़र से या फिर ये सोचें कि कंडीशन ही समझ के हम बैठ जाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमें अपना डाउट क्लियर करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा कंडीशनल है और कौन सा नहीं है। जैसे आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है आई विल कम एंड राम विल गो। तो यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस बोला गया है कि मैं आऊँगा और राम जाएगा। तो यहाँ पे क्या कोई कंडीशन है कि मैं आऊँगा तभी राम जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं आऊँगा राम जाएगा, है ना। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है। अब कई जगह पे बच्चे इसे क्या समझ लेते हैं, कंडीशनल, जबकि ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब नीचे वाले में आ जाइए, इफ़ आई कम राम विल गो। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ कंडीशन है। यहाँ पे क्या कंडीशन कम लगाई गई है, इफ़ आई कम, अगर मैं आऊँगा तभी क्या होगा, राम जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, समझे। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इफ़ आई विल कम राम विल गो। अब आप देखेंगे कि कंडीशन तो ये भी बन रहा है, पर कंडीशन है ये, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है, इसमें एरर है। ग्रामेटिकली एरर का मतलब क्या हो गया, अब आप देखेंगे यहाँ पे विल यूज़ कर लिया गया है 2 बार। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट और हम समझेंगे, वो क्या होगा कि कंडीशनल सेंटेंस जब भी आएगा तो उसके साथ 2 फ्यूचर टेंस नहीं आ सकते, समझे। और स्पेशली या फिर इसे सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इफ़ वाला क्लॉज होगा, यानी कि कंडीशनल वाला जो क्लॉज होगा ना, वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता। तो अगर आप यहाँ से विल को हटा देंगे तो ये भी तभी भी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इफ़ आई कम राम विल गो। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा है, ये जो कंडीशनल क्लॉज होता है ना, वो कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि जो भी कंडीशन को हमने पहचाना कि कब हम कंडीशन मानेंगे, कब हम कंडीशन नहीं मानेंगे। सिंपल सेंटेंस में भी आपको समझना है कि जो सिंपल है वो सिंपल है, आप उसको कंडीशन नहीं मानेंगे। इफ़ यूज़ हो रहा है यहाँ पर, और साथ में हमने पढ़ा इसका सेंस भी क्या था, कंडीशनल सेंस था। दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन इम्पोज हो रही थी। ठीक है, अब थर्ड वाले में आप देखेंगे यहाँ पे यूज़ किया गया इफ़ आई विल कम राम विल गो। हालांकि ये कंडीशन है, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो ग्रामेटिकली एरर की थी कि यहाँ पे विल यूज़ किया गया था। जबकि हमने जो अभी पढ़ना है या समझना है, उसमें क्या समझना है कि जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं उनमें डबल बार विल या फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, समझे। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो अब समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इसके बारे में। सबसे पहली बात, अब तक हमने जो कंडीशनल के बारे में समझा वो क्या था कि 2 बार हम यहाँ पर 2 सेकेंड, तो पहली चीज़ हमने समझा कि जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वहाँ पे हमने देखा कि 2 बार फ्यूचर टेंस नहीं होगा, या मैं कहूँ विल और विल आप नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे ही शैल और शैल नहीं यूज़ होगा, या फिर आप कह दें शैल के साथ विल, ये भी नहीं यूज़ होगा, या फिर आप कह दें विल के साथ शैल, ये भी यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या बातें पता चली कि जो भी हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे वो वहाँ पे 2 बार फ्यूचर टेंस नहीं यूज़ होगा। ठीक है,
तो 2 बार नहीं हो सकता। और इसका अगर इसे ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारा कंडीशनल क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज मस्ट बी प्रेजेंट। 2 सेकेंड से ठीक से लिखेंगे। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, नॉट इन फ्यूचर टेंस। तो ये दोनों बात आप समझे होंगे कि जो हमारा सेकंड क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हमारा कंडीशनल क्लॉज होगा ना, वो या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट टेंस में होगा, कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। सिर्फ कंडीशनल क्लॉज की बात करिए, जो दूसरा वाला क्लॉज होगा वो हो सकता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा, इफ़ आई केम राम विल गो, तो ये आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो ये किस में है, सिंपल में है, जबकि जो दूसरा वाला क्लॉज है वो किस में है, फ्यूचर में ही है। तो जो अनदर क्लॉज होगा, सिंपल क्लॉज होगा, वो अगर आ रहा है फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से है कि हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है वो फ्यूचर में ना हो। ठीक है, तो ये 2 बातें आई होप आप समझ गए होंगे। ये बात भी सेम इसी बात से ही रिलेटेड है कि 2 बार विल नहीं यूज़ हो सकता। आप देख चुके हैं 2 बार विल यूज़ करने का मतलब आपने सिंपल क्लॉज में तो विल को यूज़ कर दिया, जबकि कंडीशनल में भी यूज़ कर दिया। हमने देखा कंडीशनल में हम फ्यूचर टेंस नहीं लगा सकते। इसी तरह शैल के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई हो जाएंगी। तो आपको ये दोनों ही बातें क्या होंगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई होंगी तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होगा या तो वो प्रेजेंट में होगा या तो वो पास्ट में होगा। तो पहले इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। और कई बार बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि प्रेजेंट में अगर हमारा पहला वाला क्लॉज है तो दूसरा क्लॉज किस में होना चाहिए, या जो हमारा कंडीशनल है वो पास्ट में है तो हमारा सिंपल वाला क्लॉज किस में होना चाहिए, ठीक है, कौन से टेंस में होना चाहिए। तो इसको समझते हैं, देखते हैं इसके लिए कुछ रूल्स। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की ही हम बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर कंडीशनल क्लॉज का कैसा होगा और अनदर क्लॉज, या फिर इसे ही आप बोल सकते हैं जो हमारा सिंपल वाला क्लॉज होगा उसके केस में क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला वाला है, अगर कंडीशनल क्लॉज मान लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, तो बेसिकली हमने बात किया कि या तो प्रेजेंट में होगा या वो पास्ट में होगा। और प्रेजेंट में भी है ना, तो प्रेजेंट में भी ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 2 ही फॉर्म में होगा, सॉरी एक ही तरीके से होगा। क्या होगा वो एक ही तरीका कि जो प्रेजेंट वाला होता है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर वो दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और अगर पास्ट में होगा तो पास्ट में 2 केस बनते हैं। अब ये 2 केस कौन से होते हैं, या तो वो सिंपल पास्ट में होगा या फिर वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में या फिर होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो हमारे कंडीशनल होंगे ये इन्हीं में ही घूमेंगे। आप देखेंगे अगर मान लीजिए वो प्रेजेंट में आ रहा है तो हम जानते हैं प्रेजेंट में आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो जाएगा। तो कंडीशनल क्लॉज तो हमारा किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। जबकि जो दूसरा वाला क्लॉज होगा फिर वो किस में हो सकता है, वो हो सकता है पास्ट इंडेफिनाइट में हो या फिर हो सकता है परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ये परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट है, यहाँ पर होगा प्रेजेंट। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है, कोई नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट में होगा। अब कब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा, कब फ्यूचर इंडेफिनाइट में होगा, हम इसे भी अभी समझेंगे। ठीक है, कि कब कौन कौन से केसेस में जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है तो कौन सा केस होगा जब हमारा प्रेजेंट अनदर जो क्लॉज होगा, जो सिंपल क्लॉज होगा वो हमारा कब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होता है। तो इसको समझेंगे अभी अच्छे से। दूसरे पे आते हैं, इसमें बात करते हैं। अब यहाँ पे पास्ट, पहले इसी में देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट अगर कहा जा रहा है तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो इफ़ वाला क्लॉज होगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के केस में है तो ये वाली कैटेगरी बनेगी। इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2 हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस।
और अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ पर, और अगर फ्यूचर के केस में आ जाएगा तो फ्यूचर के केस में आएगा सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर शैल प्लस में क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो या तो इस फेज में आ जाएगा, दोनों में से किसी में भी हो सकता है, वो इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। सेकंड पे आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि पास्ट में आ गया और पास्ट में अगर पास्ट इंडेफिनाइट आ गया, तो पास्ट इंडेफिनाइट कहने का मतलब क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, तो इफ़ आएगा इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ प्लस में हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, क्योंकि इंडेफिनाइट है, पास्ट इंडेफिनाइट है, और हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो आएगा। और अगर हमारे पास ये वाला केस होगा तो हमें क्या हो जाएगा, दूसरे केस को भी किस में लेके जाना पड़ेगा, पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे वुड यूज़ किया जाता है या कोई भी मॉडल वर्ब यूज़ किया जाएगा पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे वुड आ गया या कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है, कोई भी मॉडल वर्ब में क्या आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, शुड आ जाए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। तो अगर अब मैं इसका लिखने जाऊँगी तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वुड या फिर कोई भी मॉडल वर्ब प्लस में क्या हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वाले रूल, ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आते हैं लास्ट वाले केस में, अगर पास्ट परफेक्ट में आ गया। अगर पास्ट परफेक्ट में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में आ गया तो क्योंकि कंडीशनल है तो इफ़ पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है हैड, प्लस में परफेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होगा वो इस केस में होगा, जबकि जो हमारा सिंपल वाला क्लॉज होगा, दूसरा जो क्लॉज होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट में पहले से है लेकिन हमें परफेक्ट में ले जाना है, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, हैव यूज़ किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वुड है, हैव है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव प्लस में V3। तो ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनल क्लॉज इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे उन सब का डिस्कशन कर दिया। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल क्लॉज कभी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, और क्या किस टेंस में हो सकता है, तो प्रेजेंट में हो सकता है और पास्ट में। अगर प्रेजेंट में भी होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा। ठीक है, परफेक्ट और इन सारे केसेस में नहीं बनाया जाता। जबकि जो पास्ट वाला होगा वो किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, या फिर किस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। तो ही कैटेगरी होती है जहाँ पे क्या होता है, कंडीशनल बनाया जा सकता है यहाँ पर। तो अब अगर इन तीनों केस को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहला वाला केस हमने देख लिया है कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा तो वो केस स्ट्रक्चर में हो सकता है। सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज है तो इफ़ तो आएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके साथ जो हमारा दूसरा क्लॉज हो जाएगा वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा या फ्यूचर इंडेफिनाइट में होगा। अभी हम इसे समझेंगे कि कब फ्यूचर इंडेफिनाइट होगा और कब प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा। ठीक है, फिर हमने बात करी पास्ट इंडेफिनाइट के केस में, प्रेजेंट वाले में एक ही में बन सकता है कंडीशन, तो ये हमने बना लिया। पास्ट के केस में दो कैटेगरी में बन सकता है, पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट परफेक्ट में। अगर इंडेफिनाइट में बन रहा है तो इसके साथ इफ़ आ गया, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, इस वाले केस में होगा, इस वाली कैटेगरी में होगा। जबकि इसके साथ आप दूसरा जो क्लॉज लिखेंगे वो किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड बन गया, या मॉडल वर्ब को भी क्या है आप पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इफ़ हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस में V3 और इसके साथ वुड हैव प्लस में V3, तो सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव प्लस में V3। तो ये आपने तीनों कैटेगरी पढ़ ली, प्रेजेंट में आ जाएगा तो क्या होगा और पास्ट में आ जाएगा तो क्या होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब समझते हैं जो हमने सबसे फर्स्ट वाला पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इसमें हमने बात किया कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनाइट भी हो सकता है। तो कब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखेंगे और कब हम फ्यूचर इंडेफिनाइट में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्लियर हुआ कि हमें किस किस तरीके के कौन कौन से टेंस में हमें कंडीशनल क्लॉज बना के दिया जाता है, तो अब समझते हैं कि अगर कंडीशनल क्लॉज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा तो दूसरा क्लॉज हम कौन से टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में या फ्यूचर इंडेफिनाइट में। इसे समझने के लिए पहले एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। अब जैसे मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए यहाँ पर है, अब जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हमने बात किया कि हम जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा अगर कंडीशनल,
अगर हमारी जो कंडीशनल क्लॉज होगा, अगर कंडीशनल क्लॉज हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, तो जो हमारी दूसरी वाली कंडीशन, दूसरा वाला जो क्लॉज हो जाएगा, अब दूसरा क्लॉज कौन से टेंस में हो सकता है, तो वो हो सकता है, यहाँ लिखते हैं अनदर क्लॉज, अब जो हमारा अनदर क्लॉज होगा वो कौन से टेंस में हो जाएगा, तो हमने यहाँ बात किया कि वो हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हो जाए, पीआई का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, या फिर वो हो सकता है कि फ्यूचर इंडेफिनाइट में हो जाए। ठीक है, दोनों केस हमने देखा। अब हमें ये जानना है कि कब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में रखेंगे, कब हम फ्यूचर इंडेफिनाइट में। तो ये चीज़ कैसे पता चलती है, तो ये हमें पता चलता है, हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कब हम लिखेंगे, जब हम चीज़ें हैबिचुअल एक्शन होगा, यानी कि कोई हैबिट्स अगर बताया जा रहा है, कोई भी अगर हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। या फिर अगर मान लीजिए चीज़ें फिक्स हैं, फिक्स होने का मतलब क्या है कि जो भी कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन फुलफिल होगी होगी, श्योरिटी है हमारे पास, हम देख पा रहे हैं कि हाँ ये होगा ही होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए क्या कहा गया, इफ़ यू टच अ फायर यू डैश गेट बर्न। अगर आप आग को टच करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बर्न होंगे ही होंगे, इस बात की तो श्योरिटी है कि आप किसी भी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो आप जलेंगे ही जलेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास श्योरिटी होती है, फिक्स है चीज़ें, उसको हम कौन से टेंस में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, जहाँ पर हमारे पास श्योरिटी नहीं है, तो जहाँ पर क्या है, नो श्योरिटी हम कह सकते हैं, नो श्योरिटी की जो भी एक्शन दे रखा है या जो भी कंडीशन दे रखा है वो फुलफिल हो ही जाएगा। तो कंडीशन फुलफिल होने की श्योरिटी अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं उसे किस में लेके जाऊंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब जैसे पहला वाला ब्लैंक अगर हम देखें, इफ़ यू टच आ फायर यू गेट बर्न, तो यस ये बात ठीक है। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे कुछ फिल करने की ज़रूरत है नहीं, ये हम देख पा रहे हैं सिंपल टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये ठीक हो जाएगा, यहाँ हमें कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ब्लैंक अगर ना भी होता तो भी हमारा क्या हो जाता है, ये सही हो जाता। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा वाला कंडीशन क्या कह रहा है, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई डैश पास माई एग्ज़ाम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मैं क्या करूँ, बहुत मेहनत से पढ़ूंगा तो क्या है, आई पास द एग्ज़ाम। हम जानते हैं कि जो बहुत लोग हैं बहुत मेहनत करें लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पे भी वही चीज़ तो लागू हो गई कि अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल श्योरिटी ही इस बात की नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है कि आप पास हो ही जाएंगे, है ना, यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि हो सकता है आप बहुत मेहनत करें लेकिन फिर भी आपकी किस्मत साथ ना दे, या कुछ भी हो कि आप पास ना हो पाए, है ना, ये वाला केस यहाँ पे रहेगा, क्लॉज रहेगा। दैट मीन्स फिर ये हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर इस ब्लैंक की बात करूँ तो यहाँ पे यूज़ करेंगे आई विल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये भी हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, और ये वाली कंडीशनल क्लॉज भी किस में थी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में थी। लेकिन जो इसका दूसरा वाला क्लॉज था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने किस में लिखा, ये हमारा गया फ्यूचर इंडेफिनाइट में, सॉरी ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। जबकि इस वाले केस में ये जो हमारा दूसरा क्लॉज था ये किस में चला गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट में। ऐसा क्यों हुआ, आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आई होंगी कि जब हमारा, याद रखना है आप, कंडीशनल क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो उसमें जो दूसरा वाला क्लॉज होगा वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो सकता है या फ्यूचर इंडेफिनाइट। अब मैंने ये दोनों कंडीशन आपको बता दी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट कब होगा, जब आपसे किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात किया जाएगा, ये जो भी कंडीशन इम्पोज की गई है वो फिक्स है कि हाँ होगी ही होगी, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में लिखेंगे। अगर चीज़ें फिक्स नहीं है, नहीं श्योरिटी है कि जो कंडीशन है वो हो ही जाएगी, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसे फ्यूचर पे टाल देते हैं, तो उसे हम किस में लेके चल जाएंगे, फ्यूचर टेंस में लेके चल जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट में। ठीक है, आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल से ये दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी थर्ड एग्जाम्पल को हम देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई डैश बाय आ हाउस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, बाय आ हाउस। तो यहाँ पे भी क्या है, श्योरिटी नहीं है कि वो लॉटरी जीतेगा ही जीतेगा। इस वाले एग्जाम्पल में और इन दोनों एग्जाम्पल में आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, इनके बीच में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे तो फिक्स थी चीज़ें कि अगर मैं गर्म चीज़ को छूँगी तो मैं जलूँगी ही जलूँगी, है ना,
फिक्स था कि आप अगर आग को छूते हैं तो आप जलेंगे ही, जबकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आप लॉटरी जीत ही जाएंगे। तो लक की बात है कि आप जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। तो चीज़ें फिक्स नहीं है, अगर फिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे क्या है, इसको फ्यूचर टेंस में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब ये हमें दिख रहा है कि ये किस में है, वन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चला गया। अब आप देखते हैं, आते हैं यहाँ पर, हमने देखा था पास्ट इंडेफिनाइट है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, तो दूसरा वाला क्लॉज किस में चला जाता है, या तो वुड में या किसी मॉडल वर्ब में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा वुड। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर हुई होगी। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ आई हैड नॉट लर्नड एग्ज़ाम। अब यहाँ पे देखेंगे हैड यूज़ किया गया है और V3 है, हैड यूज़ किया गया है और V3, और हम जानते हैं हैड और V3 अगर आ गया तो इसका मतलब ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो हमारा कंडीशनल क्लॉज किस में चला जाएगा, तो उसके साथ यूज़ होगा वुड हैव, या और कोई मॉडल वर्ब होगा तो वो यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, आई वुड हैव गॉट दिस एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना था, आई वुड हैव गॉट दिस जॉब। तो आई होप कि ये तीनों ही कंडीशंस आपको समझ में आई कि तीन तरीके से जो ये टेंस के ऊपर बेस्ड थी कंडीशनल क्लॉज। तो अगर टेंस के ऊपर बेस है तो कौन कौन से टेंस में दे सकते हैं, हमने देखा फ्यूचर टेंस में हो नहीं सकता, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा। अगर पास्ट में है तो दो कंडीशन हो सकती है, तो पास्ट इंडेफिनाइट हो या पास्ट परफेक्ट हो। तो हमने ये सारे एग्जाम्पल देख लिए कि आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी। जो एक डाउट बन रहा था वो यहाँ पर आ रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा या फ्यूचर इंडेफिनाइट होगा, तो आई होप कि ये चीज़ भी क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस। ठीक है, तो आते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यू हैव थॉट अबाउट द अल्टरनेटिव्स you would not have chosen such a difficult topic for the term paper, no error। क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, देन फिर उसको इम्प्रूव भी करना है। तो मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स कि आप पहले खुद क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें, कि कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब आपको देखना है कि आप इसे अप्लाई कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप खुद एक बार अपना एफर्ट ज़रूर डालें इसमें। तो चेक करते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे शुरू करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे गिवन है, इफ़ यू हैव थॉट अबाउट द अल्टरनेटिव्स यू वुड नॉट हैव चूजन सच अ डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर द टर्म एग्ज़ाम। तो पहले देखते हैं, अब ये तो समझ में आ रहा है कि कंडीशनल है, खुद ही कहा गया है कि अगर आप बहुत सारे अल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आप क्या है, यू मस्ट नॉट चूजन अ डिफ़िकल्ट टॉपिक। तो आपको कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं चुनना चाहिए, किसके लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। तो अब आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्लॉज में आप देखेंगे इफ़ यूज़ किया गया है, दैट मीन्स कंडीशन है, ये तो हमें समझ में आया। और इस कंडीशन में हम जानते हैं कि कौन कौन से केस हो सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे हैव दिया गया है, हैव कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या आपने कोई भी अभी तक कंडीशन मैंने ऐसी पढ़ाई थी जहाँ पे आपको बताया था कि कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, नहीं, हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। तो दैट मीन्स हमें इतना तो समझ में आया कि हाँ, ये जो एरर है वो ए पार्ट के अंदर है, पर अब इसे इम्प्रूव करने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, ये किससे समझ में आएगा, ये दूसरे वाले क्लॉज से समझ में आएगा। देखिए दूसरे वाले क्लॉज को कौन से टेंस में लिखा गया है, तो आते हैं दूसरा क्लॉज, यहाँ से शुरू होता है, यू वुड नॉट हैव चूजन। आप देखेंगे यहाँ पे वुड यूज़ किया गया और हैव यूज़ किया गया, तो ये कौन सा था, ये लास्ट वाली कंडीशन थी हमारी, जहाँ पे वुड और हैव प्लस में V3 यूज़ किया जाता था। अगर ये वाला केस है, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, और अगर आप इसे पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हैव ना होके क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ए पार्ट के अंदर एरर है, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह पर क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था हैड। अब देखिए ठीक हो जाएगी कंडीशन, क्या हो गया, इफ़ यू हैड थॉट अबाउट द अल्टरनेटिव्स you would not have chosen such a difficult topic for the term paper, for no error। तो आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हुई। देखा आपने, आसान था। और ये देखिए, आप प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सीरियस एग्जाम में के अंदर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है इफ़ आई डैश अ गुड मैच आई वुड हैव नॉट मैरिड। अब यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन इम्पोज हो रही है ना, कि एक अच्छा मैच नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पे वुड आ गया, हैव आ गया और गॉट हम जानते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वुड हैव प्लस में V3, ये कौन से केस में था, तो ये हमने देखा था कि हमारे लास्ट वाले केस में ही ऐसा हो रहा था। तो इसका मतलब कि हमारा जो कंडीशन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। तो हम अपने कंडीशन को किस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो चेक करते हैं ऑप्शन में। अब आप यहाँ देखेंगे हैव यूज़ कर रखा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये किस में चला गया, ये चला गया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फाउंड आ गया, तो ये तो सिंपल में ही चला गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हैव हम जानते हैं यूज़ ही नहीं करते हम, तो क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन ए हैड फाउंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हुई कि फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम फिल करेंगे हैड फाउंड। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इजी। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है क्वेश्चन में, रीता विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ़ शी हैड प्रमोटेड। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले केस में, तो यहाँ पे जो कंडीशनल क्लॉज है इफ़ के साथ आप देखेंगे इसको कहाँ है, पीछे दे दिया गया है। तो ये वाला जो है ये कैसा हो जाएगा, कंडीशनल क्लॉज हो गया, और बाकी जो ये वाला हो गया ये सब क्या हो गया, ये हमारा सिंपल क्लॉज हो गया, ये इसको अनदर क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप चेक करेंगे यहाँ पे जो कंडीशनल क्लॉज है ये कौन से टेंस में गिवन है, तो यहाँ पे हैड और V3 गिवन है। हैड और V3 किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये हमें गिवन है पास्ट परफेक्ट में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा दूसरा क्लॉज हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, तो ये हो जाता है अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस V3 के केस में, तो यहाँ पे हो जाता है वुड हैव और V3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए हमें गिवन है शुड नेवर हैव, तो आप देखेंगे ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, शुड तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि हम जानते हैं वुड यूज़ किया जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सी हमें गिवन है शैड नेवर, तो ये तो फ्यूचर टेंस में चला गया, और हम जानते हैं कि फ्यूचर में तो ये पहले से ही है विल के केस में, गलत है। तो यहाँ पे हम जानते हैं सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी वुड वाला केस, वुड नेवर हैव। तो ये किस में चल जाएगा, परफेक्ट में आप इसको भी लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वुड नेवर हैव। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये सारे ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और ये कंडीशनल वाला थोड़ा लंबा था लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम पढ़ रहे थे इस रूल को जहाँ पे हमने वेदर और इफ़ के यूज़ के बारे में बात करे थे। तो वेदर के केस में हमने डाउट के बारे में, और पहला जो रूल हमने इन दोनों से रिलेटेड पढ़ा वहाँ पे हमने डाउट वाला देखा कि इफ़ को भी यूज़ किया जा सकता है, वेदर को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम वापस से इफ़ पे आए, यहाँ पे हमने कंडीशनल क्लॉज पढ़ा। तो आई होप कि अब तक आपको कंडीशनल क्लॉज हमने टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब इसका बचा है इफ़ का तीसरा यूज़, वो क्या है, इमेजिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इमेजिन करने के लिए या इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब हम ये तीसरा वाला क्लॉज देखेंगे कि जब हम इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, इमेजिनरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस है जिसे आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कोई अनरियल सिचुएशन हो, या फिर इसे ही बोल सकते हैं आप हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन है, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं कि कोई इमेजिनरी सिचुएशन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए कहते हैं, जैसे कि मैं अमीर होती तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदती, तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। या फिर मैंने बोला कि मैं अगर चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं दैट्स कॉल्ड क्या है, वो इमेजिनरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अनरियल सिचुएशन हो जाती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मूड। तो क्या इसे हम सब्जेक्टिव मूड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो इसका बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इफ़ के साथ आप हमेशा किसका यूज़ करेंगे, वर का, बस।
इतना सा इसका सेंटेंस है, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। नॉर्मल एकदम हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमें अनरियल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन मिलेगी तो ऐसे केस में हमें कंडीशनल क्लॉज में क्या है, सिर्फ वर यूज़ करना है। इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जा सकता। तो सबसे सिंपल इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोल दिया, इफ़ आई वर टॉलर I would buy this dress। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं लंबी होती तो मैं इस ड्रेस को ज़रूर खरीद लेती, इसका मतलब हूँ नहीं, है ना। कहना तो यही चाह रहा है कि इसका मतलब बहुत लंबे हैं नहीं, अगर होते तो ज़रूर खरीदते इस चीज़ को। तो अब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन ही तो है कि आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को, जबकि ये चीज़ अब पॉसिबल तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसे इमेजिनरी सेंटेंसेस बोलते हैं, और इसके लिए हमेशा वर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में जो भी कंडीशन होगी या जो भी इमेजिनरी सेंटेंस होगा उसके लिए उसमें हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर। अब इसमें और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला इफ़ आई वर द मेंबर ऑफ यूपीएससी आई वुड चेंज द सिलेबस, कि अगर मैं यूपीएससी की मेंबर होती तो मैं सिलेबस को क्या कर देती, चेंज कर देती, पर मैं हूँ तो नहीं। ठीक है, तो ये कैसी है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि आप चीज़ों को सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वर को यूज़ करते हैं, इफ़ के साथ वर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इफ़ हो जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में वर हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब अगर ये बात समझ में आई तो हम एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हमें गिवन है, इफ़ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। अगर मैं क्या होती, स्कूल की प्रिंसिपल होती तो क्या कर देती, सारे ही एग्जामिनेशन को अबॉलिश कर देती, ख़त्म कर देते, समाप्त कर देते, है ना। मज़े आ जाते बच्चों के भी। तो आगे मूव करेंगे अब। तो अब करना क्या है, पहले तो आपको वीडियो को पॉज करके इसे सॉर्ट आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो अब जैसे इस वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला सिचुएशन बन रहा है, इफ़ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो आप यहाँ देखेंगे एम यूज़ कर लिया गया। और अभी हमने बात किया पीछे वाला, तो ठीक है, वुड अबॉलिश, वुड यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में ही होगा, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस एम में है, दैट मीन्स ए पार्ट के अंदर एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, तो आप इस एम को रिप्लेस करेंगे, एम की जगह पे अभी हमने देखा सिंपल होता है, सिर्फ वर को यूज़ किया जाता है, तो वर यूज़ किया जाएगा, बस ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में गिवन है, इफ़ आई वाज यू आई शुड टेल हिम द ट्रुथ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या कर देता, सच्चाई बता देता, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, हूँ तो नहीं पर तुम्हारी जगह, दैट मीन्स इमेजिनरी हो गया, और हम जानते हैं सिर्फ एक ही यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये रूल काफ़ी लेंदी था, 7th रूल, जहाँ पे हमने इफ़ और वेदर के रूल को समझा। इफ़ में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, डाउट बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, इमेजिनेशन बताने के लिए क्या है यूज़ किया जाता है, वुड का यूज़ सिर्फ डाउट बताने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हमने डाउट की सिचुएशन देखी, उसके बाद हमने कंडीशन वाली सिचुएशन देखी, और फिर हमने इमेजिनरी की सिचुएशन देखी। आप आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को समझा है। नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप वीडियो को एक बार फिर दोबारा रिवाइंड करके ज़रूर देखें। तो मूव